IAS, PCS, BPSC, UPPSC, MPPSC, RAS, ये स्टेट PCS और IAS की परीक्षा में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों का, सभी एस्पिरेंट्स का मैं हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। रीसा IAS कोचिंग करोल बाग दिल्ली की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये इंस्टीट्यूट IAS ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि इसकी क्वालिटी का लेवल कितना अपर होगा। तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे अलग हैं और कैसे दूसरों से डिफरेंट हैं। ये चीज़ मैं कई बार अपने वीडियो लेक्चर में बता चुका हूँ। हाल ही में जो 68वीं BPSC फरवरी में होने जा रही है, उसका सिलेबस में बदलाव किया गया है। मेंस में जहाँ पे आपके स्कोर डिटरमाइन होनी थी GS 1, 2 और ऑप्शनल सब्जेक्ट से, उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को पहले जो रैंक में वो जुड़ता था 300 नंबर का, उसको क्वालिफाइंग कर दिया है और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर दिया है। तब आपका जो मेरिट का निर्धारण है वो टिका हुआ है 3 चीज़ों पे। एक तो GS 1, दूसरा GS 2 और तीसरा आ गया ऐसे। मज़े की बात है कि ऐसे भी 300 नंबर का है, ये दोनों भी 300 के हैं। तो मतलब 900 नंबरों में ऐसे की भूमिका 1/3 है। और अगर आपने GS 1, 2 में बहुत अच्छा स्कोर कर भी लिया और ऐसे में आपने जो है कम किया, तो फाइनल सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए क्योंकि GS 1 और GS 2 तो आप पढ़ते थे, सब लोग पढ़ते थे और उसका इम्पोर्टेंस गहराई से आप समझते थे। लेकिन ऐसे का जो पेपर 300 नंबर का आ गया, अगर इसमें आपने ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो बहुत मुश्किल है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि UPSC में ऐसे लिखने वाले लोग जो हैं 200 में 15 नंबर भी लाते थे, 50 भी लाते थे, 20 भी लाते थे, यानी लोएस्ट 15 नंबर सोचिए, और हाईएस्ट 150 तक जाता था 200 में आज भी। तो 15 नंबर जो बच्चा लाया होगा, सोचिए वो क्या लिखा होगा कि इतना खराब नंबर मिला। तो खराब नंबर मिलने के पीछे कारण ये रहता है कि आपकी जो विषय पे पकड़ है वो कम होती है। एक तो कंटेंट पे जो पकड़ है वो कमज़ोर होती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर बहुत आपको नॉलेज है, सब कुछ है, तो आप जो है इसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते। अभिव्यक्त क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसमें 2000, 2500, 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना पड़ता है, जो मेंस में आप 150 और 250 शब्दों में लिखते हैं हर क्वेश्चन को। उसकी तुलना में आपको यहाँ पे ऐसे में लिखना पड़ेगा मिनिमम 1500। अगर 2-3 ऐसे दे दिया तब भी न्यूनतम 1500, किसी का 2500, किसी का 3000 तक जा सकता है। तो इसलिए दिक्कत आपको ये होगी, क्योंकि दिक्कत आपको क्यों होगी वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। तो सबसे बड़ी दिक्कत होती है नंबर ऑफ शब्द उतना लिखना। अब आप बताइए, मिनिमम 1500 वर्ड लिखना है, कोई भी ऐसे आएगा छोटा से छोटा, उस पर 1500 रहेगा। अगर दूसरा होगा तो 2000 होगा वर्ड, तीसरा होगा तो 3000 होगा। माने मिनिमम 1500 शब्दों में
और मैक्सिमम 3000 शब्दों में ऐसे रहेंगे। एक तो नहीं रहेगा, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा ही रहेगा। पहले तो यूपीएससी में 2 आते थे। तो कहने का मतलब यह है कि मेंस के जीएस 1-2 में क्वेश्चन की शब्दों की मात्रा लिमिट रहती है 150-250, तो वो लिखना आसान है। अब आपको तो पूरी राम कहानी लिखनी होगी उसमें, तो ये थोड़ा सा कठिन आपके लिए कि आप एक प्रश्न का उत्तर इतने 1,500-2 हजार शब्दों में लिखना, ये बहुत बड़ी बात है। और जब तक आपका बौद्धिक चिंतन जो है एक्सपेंड नहीं होगा, जब तक आपका इंटेलेक्चुअल थॉट्स जो है व्यापक नहीं होंगे, तब तक आपको दिक्कत आएगी। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए ऋषा आईएएस जो है ऐसे का क्लास डिफाइन कर रहा है, जो आपको यूपीएससी और पीसीएस दोनों में काम आएगा। हमारा ऐप आ रहा है 1 तारीख से, आप उस पर ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन ऑफलाइन ऐसे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसे की क्लास में हम आपको क्या ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आपका स्कोर जो है 300 में 150 से ऊपर चला जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा शब्दों में लिखना आसान काम नहीं है। फिर दूसरा इसमें प्रॉब्लम आती है, आपने कंटेंट लिया, मान लीजिए भारतीय नारी, इस पे ऐसे लिखना है, तो इसका स्ट्रक्चर्ड रूप कैसे बनेगा, संरचनात्मक स्ट्रक्चर्ड रूप कैसे बनेगा, ये आपको ठीक से पता नहीं रहता। और पता भी रहता है तो आप उसको उस हिसाब से कोरिलेट नहीं कर पाते। तो स्ट्रक्चर्ड करने के लिए आपको कोरिलेशन जरूरी है, सहसंबंध। इसमें पहली लाइन और दूसरी लाइन, दूसरी का तीसरी से, तीसरी से चौथे से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप ये कहें कि मेरा जन्म त्रिवेंद्रम में हुआ और मैंने पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी से की और शाम को मैं चाय पीने चला गया, तो ये 3 सेंटेंस जो है एक दूसरे से कोरिलेट नहीं कर रहे। हालांकि कोरिलेशन की ज़रूरत आपको मेंस में भी पड़ती है, 150-250 वर्ड में भी, तो कोरिलेशन जरूरी है। और ये जो कोरिलेशन है ये आपको हम बताएंगे कि कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल एक दिया, ये कोरिलेशन नहीं है। कोरिलेशन क्या होता कि हम त्रिवेंद्रम, केरल राज्य में स्थित त्रिवेंद्रम में पैदा हुए और शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ पर सुविधाएं कम होने की वजह से दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए, तो ये कोरिलेशन हो गया। और टुकड़ा टुकड़ा क्या हुआ कि हम वहाँ पैदा हुए, वहाँ खेले और वहाँ पढ़े, ये कोरिलेशन नहीं है। या कुछ और भी सेंटेंस आप बना सकते हैं कि मैं मंदिर गया पूजा करने और पूजा करने के बाद मुझे वापस घर जाना था, लेकिन किसी काम बस मैं घर नहीं पहुंचा, ये कोरिलेशन है। अब आप ये नहीं लिखेंगे कि मैं मंदिर गया और मैं वहाँ से दुकान पे चला गया और मैंने टिकट खरीदी, मैंने एटीएम से पैसे निकाले, ये कोरिलेशन नहीं है, क्योंकि ये 3 बातें हैं जो एक दूसरे से सीक्वेंसिंग में नहीं जुड़ी रही है। भारतीय किसान जमीन की खुदाई करता है और उसके बाद बीज डालता है, फिर फसलों को काटता है, ये कोरिलेशन है। अब आप कहेंगे कि भारतीय किसान खेत जोतता है और चीनी मिल से पैसा लेने अपना बकाया डेली जाता है, ये कोरिलेशन नहीं हुआ। 2 काम आपने किया लेकिन दोनों काम एक दूसरे से कोरिलेटेड नहीं है। खेती का संबंध चीनी मिल से पैसा लेने के साथ नहीं है, दोनों अलग अलग एक्ट हो गए, दोनों अलग अलग कर्तव्य हो गए आपके। कोरिलेशन वो है जो हमने बताया कि भारतीय किसान खेत जोतता है और उसमें बीज डालता है, फिर फसल उगता है तो उसे काट के बेच के अपना काम करता है, ये कोरिलेशन है। यानी पहला सेंटेंस
दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है और ये दूसरा सेंटेंस तीसरे सेंटेंस से जुड़ा है। समझ रहे हैं? भारतीय किसान खेत जोतता है और अगले दिन अपने ससुराल चला जाता है और वहाँ से लौटते समय फिल्म थिएटर में फिल्म देखता है। ये उसकी जीवन प्रक्रिया है। ये कोरिलेशन नहीं है, तीन अलग अलग काम है। तो खेत जोतता है उसके बाद रिश्तेदारी में चला जाता है, ये कोरिलेशन नहीं है। तो आप ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हो। अगर उसको समधियाने या बारात में या रिश्तेदारी में जाना है तो पहला सेंटेंस होगा कि अपने काम से अपने काम की व्यस्तताओं में से समय निकाल करके वो अपने रिश्तेदारी में जाता है। तो समझ रहे होंगे आप, ये इतना आसान नहीं होता समझना, लेकिन आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि कोरिलेशन क्यों जरूरी है। सहसंबंध, तो सहसंबंध ये मेंस में भी आपके आंसर राइटिंग में काम आता है। और यकीन मानिए कि एस्पिरेंट्स को ये चीज़ कोई बताता नहीं है, ना उसको पता रहता है। दिमाग में बैठा लीजिए सहसंबंध, कोरिलेशन। कोरिलेशन जरूरी है स्कोर हाई करने के लिए, चाहे वो मेंस में GS 1 2 3 4 या GS 1 2 या कोई सब्जेक्ट हो। ऐसे में तो बहुत ज़रूरी है। निबंध में लोगों का स्कोर क्यों घटता है मेन एग्जामिनेशन में, उसका रीज़न यही रहता है सबसे ज़्यादा। अगर बहुत ज्ञानी भी है बेचारा तो वो इस तरीके से सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, और कोरिलेशन नहीं लिखने के चक्कर में उसकी सारी जो है पढ़ाई लिखाई बेकार हो जाती है। आइए बैठिए। तो कहने का मतलब यह है कि आप इस चीज़ को भली भांति समझिए, क्योंकि आपने मौलिकता अपनी दिखा दी, सब कुछ दिखा दी, लेकिन कोरिलेशन नहीं दिखाया तो आंसर राइटिंग अच्छी नहीं हुई। और उसमें आपको नंबर 10 में से जहाँ 6-7 मिलने वाले थे हाईएस्ट, वो 4 नंबर देगा फिर। और ऐसे में अगर कोरिलेशन नहीं बैठाए तो समझ लीजिए कि 300 में 100 से नीचे ही नंबर देगा। बिहार का बीपीएससी में जो हम बात कर रहे थे, अगर क्वेश्चन ये आता है कि बिहार की नदियाँ शोकाकुल, ये शोक सौरो दुख प्रदान करती है, बिहार की नदियाँ आपदा लाने में सहायक है, या इसको और भी कुछ और तरीके से भी कह सकते हैं, कोसी नदी बिहार के लिए अभिशाप है। ये ऐसे राइटिंग के लिए हो सकता है। ऐसे राइटिंग के लिए ये हो सकता है कि बिहार में पर्यटन की स्थिति, या बिहार में पर्यटन का प्रोत्साहन कैसे किया जाए। तो बहुत सारे टॉपिक बन सकते हैं जो हम आपको इसमें दिखाएंगे अभी। लेकिन अगर आपने कोरिलेशन नहीं रखा तो आंसर राइटिंग बढ़िया नहीं हुआ, और ऐसे में तो भूल ही जाइए फिर। बाकी में तो 150-250 वर्ड है, तो थोड़ा बहुत अगर आप कोरिलेट नहीं भी होते हैं तो काम चल जाता है। तो भैया कृपा करके ऐसे राइटिंग में कोरिलेशन को बनाए रखिए। बिना कोरिलेशन के काम चलेगा नहीं। और कैसे आप तैयार करेंगे ऐसे, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा था। तो कोई भी टॉपिक होगा ऐसे का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो हम बताते हैं कि 150 वर्ड में वाले में प्रस्तावना नहीं लिख ली है, लेकिन ऐसे में लिखनी है, और 250 वर्ड के से ज़्यादा वाले क्वेश्चन में भी लिखनी है, तो प्रस्तावना लिखेंगे उस टॉपिक पे।
सपोज भारतीय नारी, छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले। तो पहले जो है आप प्रस्तावना लिखेंगे। आईएएस में मेरा 123 स्कोर था जीएसए में, और प्रस्तावना में आप कुछ ऐसी चीज़ें लिखेंगे जो एग्जामिनर को प्लीज करें। तो भारतीय नारी की स्थिति है तो आप बिल्कुल किसी शायराना अंदाज में किसी गीत के बोल को उठा सकते हैं। मैंने तो उस गीत को ही लिखा था कि पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में। ये लाइन लिखने के बाद फिर हमने शुरू किया कि ये किसी कवि की या किसी गीतकार की कोरी कल्पना हो सकती है, लेकिन आज भारतीय समाज में नारी की स्थिति को पूर्णतः यथार्थ रूप देने में ये सक्षम है। थोड़ी सी कलात्मक हिंदी चाहिए। कलात्मक मतलब आर्टिस्टिक, ड्राई नहीं फील होना चाहिए। शब्दों का चयन ऐसे करेंगे जो थोड़ा प्लीजिंग लगे, जैसे हमने अभी बोला। तो बहुत ही सकारात्मक ढंग से, आर्टिस्टिक ढंग से आप शुरुआत करेंगे, और पहला पेज में जो है पूरे अच्छी तरीके से फोकस करेंगे। बीच वाले पेज में थोड़ा बहुत डाइवर्ट भी होंगे तो लकी होंगे तो एग्जामिनर की नज़र नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ लास्ट में जो कंक्लूजन करेंगे, उपसंहार जिसे हिंदी में कहते हैं, तो इसके टाइम जो है थोड़ा पॉजिटिव होकर लिखेंगे। तो ये चीज़ के बाद ये चीज़ प्रस्तावना, मेन बॉडी बी, ये हो गया। उसके बाद सी। तो बी में ज़्यादा मटेरियल रहेगा, 2 बार 3 बार 4 बार पैरा चेंज होगा। ये नहीं कि पैरा ही नहीं चेंज कर रहे हैं, ये बेवकूफ़ी लोग करते हैं। तो पैरा चेंज करना उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी लिखना है। अब आपने प्रस्तावना लिख दिया इतना, उसके बाद पैरा चेंज करके मेन बॉडी में लिखते 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 लास्ट में फिर उपसंहार, तो ये गलत कर रहे हैं आप। इसमें हर 100 शब्दों के बाद पैरा चेंज होना चाहिए। ये छोटी बात बता नहीं रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव और बहुत मोटी बात है ये। आपको स्कोर कैसे बढ़ेगा? अब आप यहाँ से शुरू किए, भारतीय नारी के 2 लाइन जो हमने बोला, उसके बाद आपने उसको वहीं पे छोड़ा, और आप प्रस्तावना के बाद यहाँ से पैरा चेंज करके और इतना लंबा लिखते चले गए, बीच में कहीं पैरा ही चेंज नहीं किया, और फिर लास्ट में इतना। ये तरीका बिल्कुल बकवास है, और आपको 20-25% से ज़्यादा नंबर नहीं देगा 300 में, 60-70 नंबर देगा। किसको फुर्सत है कि आपकी इस बकवास को बहुत अच्छा भी लिखे होंगे तो पढ़ेगा? मानव का स्वभाव है कि जब आप कुछ चीज़ लिखते हैं और इसमें पैरा चेंज करते हैं, तो इसमें जो है इतना लिखने के बाद फिर आप पैरा चेंज करिए, फिर यहाँ पैरा चेंज करिए, फिर कुछ लिखने के बाद 150-100 फिर पैरा चेंज करिए। समझ लीजिए कैसे लिखना, फिर पैरा यहाँ। ये क्यों बता रहा हूँ कि आपको छोटी मोटी बात बहुत बड़ी होती है। वो एग्जामिनर जब इसको पढ़ेगा तो उसके बाद आपका ये पहला पैरा पढ़ेगा, और पहला पैरा के शुरू के 3-4 लाइन पढ़ेगा, बाद के छोड़ देगा वो। फिर वो दूसरा पैरा फट से देखेगा, फिर तीसरा पैरा देखेगा सी, फिर डी को देखेगा। आप एग्जामिनर होंगे तो आप क्या पूरा यहाँ से शुरू करके यहाँ तक पढ़ेंगे? यही फुर्सत है 1200 शब्द को पढ़ता रहेगा वो। पढ़ना चाहिए, उम्मीद की जाती है। वो आँख से स्कैन कर लेता है, पढ़ने का तरीका है, वो सब विद्वान होते हैं, आँखों से स्कैन कर लेते हैं। तो जैसे जैसे पैरा चेंज करने पर आप जो अच्छी चीज़ लिखे होंगे उस पर फोकस करेगा, और इसके बाद ये इसी पैरा में जो मेन कुछ और हो गया उस पर फोकस नहीं करेगा। फिर दूसरा पैरा आपने यहाँ से उठाया, फिर इसको पढ़ेगा 2-4 लाइन, फिर 3-4 यहाँ पढ़ेगा।
पैरा चेंज जो आपने जहाँ जहाँ किया है। और पैरा चेंज करने में ऊपर आप तो बहुत अच्छे लिखेंगे, उसके बाद आप भी गड़बड़ करने लगते हैं। तो ये है इमोशनल इंटेलिजेंस और ये है आर्टिस्टिक वे टू गेट द हायर एंड हायर स्कोर इन द ऐसे पेपर। और आपको कोई बताता नहीं है कि ऐसे ऐसे लिखना चाहिए, ना आपको किसी किताब में मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो ये आप सेल्फ क्रिएट कर सकते हैं, या जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे सीखिए। अपना स्टाइल अगर आपका ऐसा नहीं था तो बदल दीजिए, क्योंकि भाई आपको तो एग्ज़ाम पास करना है ना। तो अब आप समझ गए कि कोरिलेशन क्या है, पैराग्राफ चेंज कैसे होता है, और पैराग्राफ चेंज करने में शुरू की 4-5 लाइन कितना इंपॉर्टेंस होती है। तो ये आपको एडेड बेनिफिट है, अगर आपने ये सब नहीं किया तो बेकार हो जाएगा। ये आप समझ गए। अब आप करेंगे क्या क्या। भारतीय नारी पे पहला हमने बोला कि अगर आप भारतीय नारी पे आप लिख रहे हैं तो पहले जो हमने अपना गाना बताया वो उस तरीके से आप प्रस्तावना में डाल दीजिए थोड़ा बहुत। उसके बाद भारतीय नारी की बैकग्राउंड में चले जाइए, खाली भारतीय नारी हेडिंग है तो बैकग्राउंड में जाइए, तो इतिहास में जो आप पढ़े होंगे राम कहानी, उस समय नारी की क्या स्थिति थी, वैदिक एज में क्या थी, उससे पहले क्या थी, वहाँ से शुरू करके पृष्ठभूमि को एक पैरा में ख़त्म करिए। उसके बाद पृष्ठभूमि में होने के बाद फिर आप शुरू करिए वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में नारी, ये लिखिए। मन करे तो थोड़ा सा हेडिंग वर्तमान में नारी करके फिर आप आगे बढ़िए। पहले प्रस्तावना हेडिंग डाल दीजिए पन्ने पे, फिर वो लिखिए ए में, फिर दूसरा बी में पृष्ठभूमि लिखिए। आप हेडिंग लिखने या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लिखें ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप हेडिंग डाल देंगे पृष्ठभूमि या लिखेंगे करंट तो वो एक बहुत बड़ा लॉस है आपको। आप स्ट्रिक्ट तो करेंगे नहीं कि अरे मैं तो पृष्ठभूमि लिख रहा हूँ, उस समय तक जो आएगा समझ में सब सब लिखते जाएंगे। तो बेटर है कि हेडिंग मत डालिए, उससे आज़ादी मिलेगी कि आप कहीं आगे बढ़ जाएंगे तो क्षम है, क्योंकि आपने पृष्ठभूमि नाम नहीं दिया है। और उसके बाद वर्तमान वाली चीज़ें लिखिए, फिर उसके डायमेंशंस लिखिए कि कितने आयाम खुल गए हैं, कहाँ कहाँ और लेडीज़ जो हैं महिलाएं जा सकती हैं, कर रही हैं, कितना वो है सिचुएशंस देश दुनिया में, उसका डायमेंशन लिखिए। तो प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, वर्तमान में, फिर उसके कितने आयाम हैं, फिर उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, वो तो हो गया वर्तमान। वर्तमान के बाद आयाम भी हो गया। अब ये इसके बाद आप चले आइए सीधे तुलनात्मक, पहले में और अब में। और इसके बाद फिर आप आइए वर्तमान की स्थिति को पिछले बैकग्राउंड के साथ वो करिए, कंपेयर करिए, और लास्ट में यहाँ कंक्लूड कर दीजिए। तो इतना स्ट्रक्चर आपको देना पड़ेगा, प्रस्तावना, पृष्ठभूमि, वर्तमान, आयाम क्या क्या है उसका, कंपैरिजन, और फिर कंक्लूजन। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 एवरेज हेडिंग हो गई, और 7 में आप अगर सब में 150-150, 200 वर्ड लिखते हैं तो 1400-1500 का काम हो गया। मिनिमम 1500 वर्ड तो आता है। अब आपको ले चलते हैं कि कैसे लिखेंगे, चाहे वो मेंस का किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन हो चाहे इसका हो। अब देखिए आप कैसे लिखेंगे, ये तो समझ गए। क्या लिखेंगे ये भी आपको हमने बताया, और कैसे ऐसे का सिलेक्शन करेंगे, निबंध का सिलेक्शन कैसे करेंगे,
ये चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। तो आप उसमें कई टॉपिक होते हैं, तो उसमें सिलेक्शन उस विषय को करिए, कंटेंट को, जिस पे आपकी पकड़ ज़्यादा हो। आपका मेंस में या GS 1-2 में वो सब्जेक्ट काफ़ी मजबूत रहा हो, तो उस कंटेंट को आप पकड़िए। ये हमने कुछ जो है, ये कुछ क्वेश्चन हमने निबंध के लिए तैयार किए हैं, UPSC और PCS कहीं भी, अब तो BPSC में आ ही गया। और ये क्वेश्चन जो है बर्निंग होते हैं, जो GS में भी काम आते हैं और ऐसे में भी काम आते हैं और इंटरव्यू में भी काम आते हैं। जैसे फिलहाल ये करंट टॉपिक है, मज़े की बात देखिए, लेकिन आपको हो सकता है कि महसूस ना हुआ हो कि ये करंट टॉपिक कैसे हो गया। ये तो यथार्थवादी पहला टॉपिक है, यथार्थवादी उपागमों, हिंदी कठिन है लेकिन सीखना पड़ेगा। रियलिस्टिक अप्रोच, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रियलिस्टिक अप्रोच से देखने पर ऐसा लगता है कि संसद का कार्यपालिका पर कोई प्रभावी विनियामक नहीं है, यद्यपि न्यायालय का है। संसद का मतलब क्या हुआ, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इसी को बोलते हैं संसद ना। तो ये कह रहा है कि कार्यपालिका मतलब जो सरकार है इस समय वर्तमान में, वो सरकार हो गई कार्यपालिका और संसद हो गया विधायिका। तो ये कह रहा है कि यथार्थवादी उपागमों से देखने पर ऐसा लगता है कि संसद का कार्यपालिका पर कोई प्रभावी विनियामक नहीं है, रेगुलेटर नहीं है, यद्यपि न्यायपालिका का है। और ये चीज़ आप हटा दीजिए तो बन गया ये ऐसे। उदाहरण विवेचना कर अगर लिख दिया तो मेंस में किसी मेंस एग्जामिनेशन में हो गया, और ऐसे बनाना है तो ऐसे के लिए इतना हेडिंग दे देगा कि यथार्थवादी उपागमों से देखने पर ऐसा लगता है कि संसद का कार्यपालिका पर कोई प्रभावी विनियामक नहीं है, यद्यपि न्यायपालिका का है। तो इसमें टेक्निकल चीज़ ये है कि सरकार जो होती है, जो भी जिस भी कालखंड में या आज की डेट में देख लें, तो संसद जो विधायिका है वो इफेक्टिव नहीं है आज की डेट में, क्योंकि आज की डेट में कोई विपक्ष भी पार्टियां ही नहीं है संसद में, क्योंकि विपक्षी पार्टी बनने के लिए 1/10 सीटें चाहिए। तो अब आप इसको कितने तरीके से सोचेंगे कि प्रभावी नहीं है, यद्यपि न्यायपालिका का है। इसमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड लिखने के बाद जो जितना करंट अफेयर्स आपने पढ़ा था इस साल का, ये सब आपको यहाँ डालना पड़ेगा। ऐसे होती है तैयारी। अब आप पढ़े होंगे कि न्यायपालिका और संसद या कार्यपालिका के साथ कोलेजियम प्रणाली पे तमाम बहस हो रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, चूंकि उसके पास 50% से ज़्यादा सीटें हैं, तो कोई भी बिल साधारण बहुमत से जो पास होने वाला खुदे कर लेती है। तो विधायिका में जो 543 सांसदों में से मेजोरिटी 50% +1 होगा तभी वो सरकार है। तो जब उसके पास इतनी पावर है और आपकी कहानी सुनाने में विश्वास नहीं करती, आप चिल्लाते रहिए कुछ भी, तो संसद का नियंत्रण नहीं है, जो मैंने बताया विनियामक नहीं है। लेकिन न्यायपालिका जो है टीज करती रहती है। इलेक्शन कमीशन के नियुक्ति को लेकर न्यायपालिका ने बोला, कार्यपालिका ने न्यायपालिका के लिए बोला। ये सब जो चीज़ें फ्लैश हुई है पिछले साल भर 6 महीने में, उन सारे दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए यहाँ मेन बॉडी में पैरा चेंज करके लिखते जाइए, लास्ट में कंक्लूड कर दिए। तो ऐसे आप लिखेंगे, विभिन्न आयाम उसमें कवर अप हो जाएगा। तो पूरी राम कहानी लिखनी है ऐसे में, जो जो समझ में आता, दिमाग में आता है उस समय आप, बेहतर होगा कि पहले लिखने से पहले हम लोग क्या करते थे कि पहले जो है प्रस्तावना से तो लिख लेते थे, उससे पहले शुरू करने से पहले क्या क्या पॉइंट डालना है मेन बॉडी में, उसको सिर्फ जो है एक एक शब्द लिख लेते थे, जिससे कोरिलेशन रहे और स्ट्रक्चर्ड रहे।
क्योंकि मानव मस्तिष्क इतना तेज होता है कि वो पहले के बाद सीधे भाग आएगा यहाँ, और आपको याद ही नहीं रहेगा कि यार क्या लिखना है, फिर यहाँ पहुँच के फिर लौट के यहाँ जाएगा। तो आप पहले इस पर लिखना है, तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि क्या लिखेंगे, कैसे आप जो है हेडिंग बना लेंगे। तो सपोज ये क्वेश्चन है, तो अब आप इस पर लिखेंगे प्रस्तावना, वो तो आपको छोटा सा लिखना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके बारे में ऐसा ऐसा दिखाई पड़ता है वगैरह वगैरह। उसके बाद जब मेन बॉडी पे आएंगे प्रस्तावना के बाद, तो लिखेंगे मेन बॉडी में आप पहले अलग रफ में लिख लीजिए पॉइंट खाली कि अच्छा ये बात तो सही है, कॉलेजियम प्रणाली ध्यान आ रहा है, इस पे तमाम बहस हुई है और उसका नियंत्रण को लेके कॉलेजियम। दूसरा, सरकार ने सॉरी न्यायपालिका ने निर्वाचन आयोग में कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर भी कुछ टिप्पणी किया है, तो ये हो जाएगा एक। तीसरा, बिल्किस बानो के केस में भी कुछ कुछ खबर रही है, तो जो जो साल भर में आप पढ़े हैं जी के, वो सब यहाँ काम आएगा, तो उसको हाईलाइट करिए। उसके बाद सरकार ने कुछ किसी का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, जो हापुड़ का एक आदमी 8 साल 6 साल जेल में रहा कुछ नॉर्मल चोरी में, उसको हाईलाइट करिए। जिस पे कार्यपालिका ने कहा कि न्यायपालिका को ऐसे ऐसे छोटे मामले नहीं देखने चाहिए, तो न्यायपालिका ने कहा कि किसी का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो हम नहीं देखेंगे, तो वो सब इंस्टांस पहले लिख लीजिए और फिर इस पे जो है भाषणबाजी देते रहिए, और सब पैरा चेंज कर करके। तो 6 हमने धड़ से लिख दिया, तो 6 पे अगर आप 100-150 वर्ड तो लिख ही देंगे, तो 900 तो वही हो गया, और भी उसमें बढ़ सकता है। तो आप ऐसे कोने में रफ में लिख लीजिए ताकि आपका कोरिलेशन बना रहे निबंध लिखने में, अदरवाइज दिक्कत होगी, स्कोर घट जाएगा, और कुछ नहीं होगा, स्कोर घटेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। सारी कहानी तो स्कोर को लेके है। तो अगर आपने इस तरीके से लिखा तो 300 में वो दे देगा आपको, कम से कम मेरे हिसाब से 300 में दे देगा आपको एटलीस्ट 3 छक्का 18, 180 नंबर हाईएस्ट होगा ये। और नहीं तो भैया ये नीचे 15 तक भी जाता है, ध्यान रखना। एक आईटी का स्टूडेंट मेरा साथी था, उसको 15 नंबर मिला था ऐसे में, सोच लीजिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इतना खराब नंबर में मिल सकता है, और वो आईटी पे लिखा था, जबकि वो खुद आईटी से आईटी पे कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई किया था। तो कैसे लिखें ये मैंने आपको बताया। दुखद बात यह है कि ये बात कोई नहीं बताता, क्योंकि उसी 3 घंटे में तो सारा कमाल है भाई। उसी 3 घंटे के परीक्षा हॉल में सारा कमाल तो उसी 3 घंटे का है, और आपने अलग से पॉइंट नहीं लिखा रफ में, तो आप जो है चलेंगे त्रिवेंद्रम से दिल्ली के लिए, तो चले जाएंगे जबलपुर होते हुए इलाहाबाद, वास्को डिगामा की तरह। वास्को डिगामा भारत थोड़ा ना आना चाह रहा था, वो तो जा कहीं और रहा था, आ गया यहाँ। तो इसलिए जो तरीका मैंने बताया आजमाया हुआ, उस तरीके से आप काम करिएगा। खास तौर से बीपीएससी देने वाले लोगों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि भाई आपका चूंकि 300 नंबर 1/3 का वैल्यू हो गया है उस टॉपिक का, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और टॉपिक कैसे तैयार करें वो मैंने आपको नमूना दिखाया। दूसरा देखिए, भारतीय राजनीति में सांसदों या विधायकों की भूमिका मात्र सिंबॉलिक प्रतीकात्मक ही परिलक्षित हो रही है, जो एक चिंता का विषय है। सदन के कार्यकलापों को रेखांकित करते हुए विवेचना करें। तो आप ऐसे का टॉपिक आएगा तो ये हटा देगा वो, ये रहेगा तो मेंस में चला जाएगा, अंतर इतना ही है। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ये तीसरा सब्जेक्ट है, अब इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जो पिछला फॉर्मूला बताया आप उस फॉर्मूले को याद रखिए, और उस सब पे कोई भी टॉपिक उस पर वो सेम अप्लाई होगा, कंटेंट सेम नहीं होगा, मेथडोलॉजी सेम होगा भैया, इतनी गड़बड़ी मत समझ लीजिएगा। मेथडोलॉजी विधि तरीका सेम होगा, कंटेंट तो सबके अलग अलग होगा ना, हर
हर टॉपिक में कॉलेजियम और चुनाव आयोग नहीं ना घुस जाएगा, लेकिन मेथोडोलॉजी सेम होगा, ये मैं कह रहा हूँ। लिखने का ढंग, उसका प्रारूप बनाने का ढंग ये है। तीसरा देखिए, सिविल एवं राजनीतिक कार्यपालिका के बीच संबंध ब्रिज की तरह होना चाहिए जो संसद के प्रति जवाबदेही के सिद्धांत पर काम करे। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि नॉन परफॉर्मेंस के लिए कोई दंड नहीं है और परफॉर्मेंस के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। क्या क्वेश्चन है, कितना जबरदस्त। तो ये सिविल की बात कर रहा है, ध्यान दीजिए। सिविल कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। सिविल हो गया ब्यूरोक्रेट, नौकरशाह जो होते हैं, आईएएस एलाइड, पीसीएस एलाइड, ये सब। संबंध ब्रिज की तरह होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमेशा टसल रहती है सरकार का ब्यूरोक्रेट के साथ। तो इसके पे लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे मैंने बताया। अगला देखिए, भारतीय लोक प्रशासन में नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर विभागीय आपराधिक दंड के दंडिक मामले सेवकों के प्रति बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई काम नहीं करने वाले सेवक पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है। आम जनता के कल्याण के लिए नीति नियमों में संशोधन आवश्यक है। विवेचना हटा देगा तो हो गया। ये देखिए, देश में आधारिक संरचनाओं का वितरण असमान रूप से हुआ है, जिसके लिए उन क्षेत्रों के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य भी जिम्मेदार हैं। ये देखिए, एकदम करंट टॉपिक है ये। इन क्षेत्रों को मैप पर चिन्हित करते विवेचना करें। ये लास्ट वाला हटा दीजिए तो ऐसे बन गया, और उसको रहने दीजिए तो मेंस का सवाल बन गया, जीएस और ऐसे कॉमन। देश में परियोजनाओं का समय पर पूरा करना एक दिवा स्वप्न है। तो कहने का मतलब ये है, ये देखिए 20वां देखिए, हम सभी एक ही नाव में सवार हैं, फिर भी हम विखंडन एवं संलयन की प्रक्रिया में वस्तुनिष्ठ नहीं हैं। इतना दे देगा, ऐसे हो गया। अब इसको समझते रहिए जैसे समझना है। तो कहने का मतलब ये है कि चीज़ों को समझने और समझाने का जो काम है वो हम करते हैं, अदरवाइज 360 डिग्री डेवलपमेंट होना आपका मुश्किल है। अब एक देखिए 26वां, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये हेडिंग हो गया। इतना ही अगर कहता है तो ये लिखिए बैठ के, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यह नारा कैसे सार्थक होगा जब देश में पहले से शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी है। तो ये ऐसे का टॉपिक हो गया उतना। मेक इन इंडिया बनाम मेड इन इंडिया, ये सब टॉपिक जो है आपके ऐसे के रूप में आ सकता है। जैसे कल बोला था कि चलोगे तो चलते रहोगे, ये टॉपिक हो गया। जीवन मृत्यु के लिए ही बना होता है, ये एक टॉपिक हो गया। जीवन मृत्यु के लिए ही बना होता है। अगला टॉपिक हो सकता है कि अगर दुनिया से मृत्यु घटित न हो तो क्या होगा। दुनिया में डेथ न हो जीवों का, आदमी चाहे जानवर कोई भी, तो क्या होगा। कल्पना में आप गोते लगाते रहिए। सूचना प्रौद्योगिकी बाल संस्कृति को कैसे दुष्प्रभावित कर रही है। आप दुनिया को नहीं समझा सकते, ये टॉपिक बन गया। तो टॉपिक बहुत सारे ऐसे ही बन के आते हैं और आपके दिमाग को झकझोरते हैं कि भाई आप जगिए और अपना बुद्धि विचार इसमें लगाइए। फिर जो है तानाशाही वैचारिक रूप से आज भी जिंदा है।
ये भी टॉपिक हो गया। सांप्रदायिकता किसी न किसी रूप में प्रकार्यात्मक भी है। तो ऐसे तमाम टॉपिक हम क्लास में आपको हाथों हाथ वो करते हैं और आपको मजबूर करते हैं सोचने के लिए कि आप कहाँ तक सोच पा रहे हैं, तभी आपका काम बनेगा। तो ऐसे का निबंध का जो सवाल है वो कैसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए और कैसे आप हायर स्कोर करेंगे, ये सिर्फ मैं बताऊंगा, ये मेरा दावा है। तो प्रीसा आईएएस कोचिंग करोल बाग नई दिल्ली ऑनलाइन भी आ रहा है। 1-2 दिन में हम अनाउंस करेंगे। ऐप हमारा प्रीसा आईएएस करके ऐप आ रहा है जो प्ले स्टोर पे मिलेगा अभी, तो आप उसको डाउनलोड करिए, लेकिन अभी मत करिएगा क्योंकि अभी वो कमीशनिंग स्टेज पे है। 1-2 दिन में जैसे कमीशनिंग उसकी फ्रूटफुल हो जाएगी तब हम आपको बताएंगे। तो इतनी तैयारी की रणनीति निबंध को लेकर के, चूँकि बीपीएससी में 300 नंबर का हो गया, तो आप उसमें कैसे हाई स्कोर करेंगे ये मैंने बताने का प्रयास किया। और ये मेरा दावा है कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपके चयन की, सिलेक्शन की गारंटी 100% है, क्योंकि हम डिफरेंट तरीके से आपको ग्रूम करते हैं जो शायद कहीं और नहीं हो पाता। तो थैंक यू सो मच। अभी मिलते हैं 5 मिनट के बाद ब्रेक लेकर के। जय हिंद, जय भारत।